नमस्ते बच्चों, होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो बायोमॉलिक्यूल चैप्टर जो हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था, उसमें मैंने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड ये सब बता दिया है। उसमें जो बॉन्ड टाइप्स होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड में होते हैं, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब जो मैं टॉपिक लेने जा रही हूँ वो बेसिकली एंजाइम से लेने जा रही हूँ। तो एंजाइम जो है बच्चों, वो आप लोगों के पेज नंबर दे रखा है 154 पे, बायोमॉलिक्यूल चैप्टर से। इसमें पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस बता रखी है आप लोगों को कि एंजाइम किस तरह से केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता है, या किस तरह से किसी केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये तो पहले आप लोगों को बता रखा है। फिर इसके बाद में कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी आप लोगों को दे रखा है, जिसमें फिगर नंबर 9.6 आप लोगों को दे रखा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन उसके बाद में है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, की एंजाइम किस तरह से काम करता है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से ये रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। मैंने वर्ड लिया है यहाँ पे चेंज, ठीक है। तो चेंज का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि चेंज का मतलब डिक्रीज़ भी हो सकती है रिएक्शन की स्पीड, या फिर उसकी जो रिएक्शन की स्पीड है वो बढ़ भी सकती है। मतलब उसकी जो रिएक्शन रेट है वो कम भी हो सकती है और वो बढ़ भी सकती है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों को दे रखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी, टेम्परेचर, pH, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। और लास्ट में आप लोगों को दे रखा है क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ दी एंजाइम, तो जिसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट ही आप लोगों के सामने आज के वीडियो में लिया है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस एंजाइम वर्ड। सो एंजाइम बेसिकली बच्चों क्या है कि एंजाइम जो होते हैं बेसिकली दे वर्क एज अ बायो कैटालिस्ट। ठीक है, हम लोग केमिस्ट्री में वर्ड पढ़ते हैं कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट बेसिकली वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी मतलब रिएक्टेंट। अगर मैं केमिकल रिएक्शन यहाँ पे आप लोगों को समझाऊँ तो जैसे सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये रिएक्टेंट है, आपस में एक दूसरे से रिएक्शन करके सी एंड डी बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके रिएक्टेंट्स और ये हो गए आपके प्रोडक्ट। तो कैटलिस्ट जो है वो ना रिएक्टेंट से जुड़ता है ना प्रोडक्ट से जुड़ता है, बट कैटलिस्ट का काम क्या होता है, इस रिएक्शन की रेट को चेंज करना। चेंज मतलब ईदर इट कैन डिक्रीज और इंक्रीज। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हो सकती है, वो डिपेंड करता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी पे। तो हमारी बॉडी में भी काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, जिनको कि हम लोग बेसिकली मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, ये 2 टाइप्स की रिएक्शंस होती है। तो इन रिएक्शंस को भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है ये एंजाइम। इन रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है क्या, ये एंजाइम। ठीक है, सो दैट्स वाई दे आर नोन एज अ बायो कैटलिस्ट। दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन, बट दे कैन ऑल्टर और चेंज दी केमिकल रिएक्शन स्पीड। ठीक है, सो ऑलमोस्ट ऑल दी एंजाइम्स आर प्रोटीन। ऑलमोस्ट यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब ये हो गया कि लगभग जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन है, बट कुछ एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन जैसे राइबोजाइम। तो राइबोजाइम क्या है बच्चों, राइबोजाइम क्या है बच्चों, कुछ न्यूक्लिक एसिड लाइक आरएनए जो है दैट बिहेव एज एंजाइम। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल है हमारे पास में राइबोजाइम, और दूसरा एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को यहाँ दे देती हूँ, दैट्स अ राइबोन्यूक्लिएज। तो राइबोन्यूक्लिएज और राइबोजाइम जो हैं वो बेसिकली प्रोटीन नहीं है, दे आर बेसिकली आरएनए। आरएनए इज़ व्हाट, राइबोन्यूक्लिक एसिड, बट दे आर एक्टिंग एज एन एंजाइम। ठीक है, नाउ अब हम लोगों ने जब बात करी प्रोटीन की, सो दे ऑल आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन। सो प्रोटीन में तो बच्चों हमारे पास में 4 टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं। प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, टर्शरी होती है और क्वाटरनरी भी होती है। तो बेसिकली एंजाइम्स में कौन सी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, तो एंजाइम्स में स्टूडेंट याद रखना टर्शरी स्ट्रक्चर होती है। टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में एनसीईआरटी आपको बताती है दैट
backbone of the protein chain folds upon itself, the chain crisscross itself एंड पॉकेट्स आर फॉर्म्ड। तो ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर होती है ये क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, बिकॉज इस स्ट्रक्चर में पॉकेट्स का फॉर्मेशन होता है। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है यहाँ पे, और ये अपने ऊपर ही इस तरह से लूप सी बना लेती है, अपने आप को ही क्रॉस सी कर जाती है, तो क्रिस क्रॉस बनते हैं और वहीं पे ही बेसिकली पॉकेट का फॉर्मेशन होता है। और ये पॉकेट जो होती है बच्चों, ये पॉकेट एक एक्टिव साइट होती है, ये एंजाइम की एक एक्टिव साइट होती है, क्योंकि इसी एक्टिव साइट से कोई सबस्ट्रेट जुड़ता है। ठीक है, आगे आप लोगों को बात समझ में। तो प्रोटीन क्या हो गए, प्रोटीन हो गए बेसिकली। प्रोटीन में भी कौन सा स्ट्रक्चर है इनका, टर्शरी स्ट्रक्चर है। क्यों, क्योंकि टर्शरी स्ट्रक्चर जो है उसमें जो चेन होती है वो अपने ऊपर फोल्ड करती है, क्रिस क्रॉस वहाँ पे बनता है, एंड देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ पॉकेट और क्रिविसेस, यानी कोई गड्ढा, कोई जगह वहाँ पे ऐसी बन जाती है जहाँ से कि सबस्ट्रेट जुड़ सकता है। अब आप पूछोगे सबस्ट्रेट क्या होता है, तो सबस्ट्रेट बेसिकली वो केमिकल सब्सटेंस होता है जिससे कि फर्दर प्रोडक्ट बनता है, यानी मैं बोलूँ इसको, ये कोई रिएक्टेंट होता है जिसमें कि चेंज होता है, चेंजेस होते हैं और फर्दर फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट का। ठीक है, तो इसमें चेंजेस तभी होंगे तब जब ये एंजाइम से जुड़ेगा। ठीक है, तो एंजाइम की पर्टिकुलर कौन सी साइट से जुड़ता है, तो एंजाइम की पर्टिकुलर एक्टिव साइट से ये सबस्ट्रेट जुड़ता है। आ गई आपको बात समझ में। ठीक है, अब हमारे पास में ऐसा नहीं है कि बॉडी के अंदर ही केमिकल रिएक्शन हो रही है, बॉडी के बाहर भी, लेबोरेटरी में भी नंबर ऑफ़ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वहाँ पे भी हम लोग कैटलिस्ट काम में लेते हैं और उनको हम लोग इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कहते हैं। इनको हम लोग एंजाइम से किस तरह से डिफ़र कर सकते हैं, तो एंजाइम जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही काम करते हैं, पर्टिकुलर प्रेशर में, पर्टिकुलर पीएच पे ही काम करते हैं। तो हम लोग उनके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, क्या, एक वर्ड होता है ऑप्टिमम। ठीक है, तो एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी होती है स्टूडेंट्स, वो होती है ऑप्टिमम टेम्परेचर पे और ऑप्टिमम पीएच पे। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगी, घर का एग्जांपल। घर में जब भी दूध जमाया जाता है ना, तो थोड़ा सा मिल्क, जो मिल्क होता है उसको थोड़ा सा वार्म किया जाता है, थोड़ा सा टेम्परेचर उसको दिया जाता है, ज़्यादा नहीं दिया जाता। आप पूछना घर पे, ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करते, थोड़ा सा उसको कहते हैं निवाया सा गर्म करते हैं, मतलब उसको टेम्परेचर हम लोग दे रहे हैं, बट वो पर्टिकुलर दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं गर्म कर रहे हैं, ठंडा भी नहीं जमाते हैं, तो थोड़ा सा टेम्परेचर हम लोग दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि दही में जो प्रेजेंट बैक्टीरिया होते हैं, जो कि बेसिकली क्या नाम है उसका, लैक्टोबैसिलस, वो लैक्टोबैसिलस ही उस पूरे दूध को, जो थोड़ा सा गर्म सा वार्म सा मिल्क है, उसको पूरी तरह से कर्ड में बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनके जो एंजाइम्स होंगे वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। ठीक है, इसलिए उसको हल्का सा गर्म करते हैं। दूसरी चीज़ एक और बताऊं कि जब पूरा दही जम जाता है ना, तो उसको ज़्यादा देर तक खुले में नहीं रखते, कहते हैं दही खट्टा हो जाता है, तो इसलिए उसको रख दिया जाता है फ्रिज में। और फ्रिज में टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर हो जाएगा कम, और जब टेम्परेचर कम हो गया तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है और दही खट्टे होने से बच जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इम्पॉर्टेंस है टेम्परेचर की फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दोनों पे ही काम कर सकते हैं, बट एंजाइम जो होते हैं वो ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच पे ही काम करेंगे। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको कि हम लोग एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है, वो है थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे जो सर्वाइव करते हैं ऑर्गेनिज्म, अब जाहिर सी बात है उनमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो होगी ही ना, उनमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी तो होगी ही, तो उनके जो एंजाइम्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे भी काम कर रहे हैं। तो उन ऑर्गेनिज्म से एंजाइम जो निकाले गए हैं, उन एंजाइम्स को हम लोग कहते हैं थर्मल स्टेबल एंजाइम्स। सो दोज एंजाइम कैन वर्क
और कैन रिटेन देयर कैटालिटिक पावर इवन अप टू द 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतने हाई टेम्परेचर पे भी कैटालाइटिक जो एक्शन होता है इनका वो बना रहता है। ठीक है, आगे होगी आप लोगों को बात समझ में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेट की, कि रेट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, बिकॉज छोटी छोटी टर्म्स ही होती हैं एनसीईआरटी में दी हुई। तो रेट बेसिकली डिफाइन होती है द रेट ऑफ फिजिकल और द केमिकल प्रोसेस इज डेल्टा पी अपन डेल्टा टी। सो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम। जाहिर सी बात है, रेट अगर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं तो कितना प्रोडक्ट बना और कितने टाइम में बना, खुद सोचिए। टाइम अगर कम है, कम टाइम में प्रोडक्ट ज़्यादा बन गया तो रेट ज़्यादा हो जाएगी, है ना। और टाइम ज़्यादा लग रहा है तो रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रूल ऑफ थंब, इसकी हम लोग बात करते हैं। रूल ऑफ थंब क्या कहता है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड, एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज कैन चेंज द रेट। ठीक है, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो रेट डबल हो जाएगी, और अगर हम लोग 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घटाते हैं स्टूडेंट्स, अगर उसको डिक्रीज कर रहे हैं तो रेट जो हो जाएगी वो हाफ हो जाएगी। ठीक है, सो दैट्स अ रूल ऑफ थंब, द रेट डबल्स और डिक्रीजेज बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन ईदर डायरेक्शन। ईदर डायरेक्शन का मतलब ये समझिए, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आप लोगों को दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। ठीक है, दोनों मिलके बना रहे हैं हमारे पास में कार्बोनिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड होता है। एंजाइम यहाँ काम कर रहा है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम कर रहा है। अब अगर हम लोग 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दें रिएक्टेंट साइड पे तो रेट डबल हो जाएगी, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। ठीक है, और अगर हम लोग 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो कम कर दें तो रेट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, प्रोडक्ट कम बनेगा। इतनी सी बात है। ठीक है, अब एक और चीज़ आप लोगों को फैक्चुअल एनसीईआरटी में दे रखी है कि एब्सेंस, यही रिएक्शन है बेसिकली, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, H2CO3 है। इसमें अगर हम लोग एंजाइम्स लेते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज अगर आप ले रहे हैं, तो इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम देयर विल बी 6 मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड पर सेकेंड। एक सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बन जाते हैं कार्बोनिक एसिड के इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। बट अगर एब्सेंट है ये, इन एब्सेंस ऑफ दिस ओनली 200 मॉलिक्यूल, और वो भी कितने टाइम में, 1 घंटे में। 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ कितने बनेंगे, 200 मॉलिक्यूल। ठीक है, सो दैट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ एंजाइम इन द केमिकल रिएक्शन और विच आर अकरिंग इन आवर बॉडी बेसिकली। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में।